Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as assistant professor in chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this tetrahedron chemistry classes channel, and here are the links available to approach me. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइस, आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट के बारे में, जिसको एन इफेक्ट के नाम से मैं जनरली कहूंगा। ओके। और क्योंकि कई बार आपकी रिक्वेस्ट आ रही है हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, जो शॉर्ट वीडियोस हैं मैं उनको दोनों लैंग्वेज में अपलोड कर दूंगा, तो मैं इसको एक्सक्लूसिवली हिंदी में बना रहा हूँ। तो नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट अगर आपने समझना है तो आप इतना समझ लिए सिर्फ कि नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट इस बात को बताता है कि डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन कितना कम होगा जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बस इतनी बात आप समझ लीजिए। ओके। तो इसको समझाने के लिए देखिए, यहां पे मैंने एक फ्री मेटल एटम को ही लिया हुआ है। ये आपका कोई भी ट्रांजिशन सीरीज से हो सकता है। यू कैन कंसीडर कि आप ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से आपको मिल रहा है। ओके। अगर ये फर्स्ट ट्रांजिशन मिल रहा है तो ये D1 D2 D3 D4 D5 ये कुछ भी सिस्टम हो सकता है। डेट मीन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ डी एक्स वाई ऑर्बिटल और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल दिखाए हुए हैं। अलोंग द एक्सिस वाले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इन बिटवीन द एक्सिस डी एक्स वाई। ये आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पता है। ओके। अब अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए कि साइज काफी, क्योंकि मेटल एटम अकेला है तो इसका साइज काफी छोटा होता है। ओके। और ट्रांजिशन मेटल वैसे भी छोटे ही होते हैं साइज में। तो आप देखेंगे कि ये अगर इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में है तो ये लोब्स काफी एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो लोब्स अगर बहुत ज्यादा क्लोज है तो ना इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो अब लेकिन ये तो फ्री मेटल का केस है, लेकिन अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स बना दें, कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब है कि लीगेंड्स होंगे यहां पर। ठीक है। तो लीगेंड्स मैं दिखा नहीं रहा हूं, आप समझ जाएंगे। तो जैसे ही लीगेंड्स यहां पे आते हैं तो लीगेंड क्या करते हैं कि लीगेंड जो होंगे भाई उनके पास भी क्या होगा, न्यूक्लियस होगा कोई। तो वो क्या करता है, इसके डी इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्लाउड को है, एक्सपेंड कर देता है। तो क्लाउड एक्सपेंशन है। अब देखिए यहां पे छोटा लोब बनाया है मैंने, यहां पे लोब बड़े बना दिए। वो लोब बड़ा बनाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का जो है, डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक्सपेंशन बढ़ गया है। अब ये जब इतने ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं तो ये लीगेंड के ऑर्बिटल में एंटर कर जाते हैं। और जब इनकी मिक्सिंग होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, मिक्सिंग होने का मतलब क्या है कि इन केस में इनमें ओवरलैपिंग हो गई। और आपको पता है कि ओवरलैपिंग किसकी किसकी प्रॉपर्टी है, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट आपको बताता है कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो इस ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं मेटल के, ये लीगेंड के ऑर्बिटल में एंटर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कितना कोवेलेंट करेक्टर आया, ये नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट से आपको पता होता है। और नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट को अगर आप ग्रीक वर्ड में देखें तो इसका मतलब ही क्लाउड एक्सपेंशन और क्लाउड एक्सपेंडिंग होता है। इतनी बात आप समझ लीजिए। ठीक है। और ये हेडिंग भी आप देखेंगे नेफेलोजैक्टिक। अब देखिए जो हेडिंग भी मैंने इसको दिया है, नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट एंड कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड इन द कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट करेक्टर आ रहा है। तो वो कोवेलेंट करेक्टर को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली ये नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट होता है आपका, और कुछ भी नहीं है। तो आप पहला अगर लाइन इसमें देखें, नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट एक्सप्लेन द डिक्रीज इन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो लोब्स काफी बड़े हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होने के साथ साथ लीगेंड के साथ आपके ओवरलैप भी कर जाएंगे। तो फिर इनका रिपल्शन अपने आप कम हो जाएगा। तो रिपल्शन जितना कम हो जाएगा, राइट, तो उसमें क्या है, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ना। और ओवरलैपिंग जब बढ़ती है, आपको पता है कि ओवरलैप होना या इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना, यहाँ पे तो इतने डीलोकलाइज नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं बना, लेकिन यहाँ पे लोब बड़े हो गए, लीगेंड के साथ ओवरलैपिंग मिक्सिंग हो गई, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। और आप जानते हैं बेसिक केमिस्ट्री से कि डीलोकलाइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को एक्चुअली एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली जो आपका नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट होता है, इससे आप आसानी से इनडायरेक्टली कोवेलेंट करेक्टर का पता लगा सकते हैं कि कितना कोवेलेंट करेक्टर इसमें है। ठीक है। तो वो पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है, आप इसको देख लेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे याद रखेंगे कि नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट से जो कमी आती है इसमें क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में, वो लगभग 20 से 25% के आसपास होती है। जो डीडी में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये रिपल्शन लगभग 20 से 25% कम हो जाता है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने की वजह से ये लीगेंड के ऑर्बिटल में पेनिट्रेट कर जाता है, फिर इनकी मिक्सिंग हो जाती है,
ओवरलैपिंग हो जाती है जो कि कोवेलेंट करेक्टर देती है डिलोकलाइजेशन से, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, तो इतना आसान है ये नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट, लेकिन लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या है, क्या भला है ये, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ठीक है ये एक सिंपल सी चीज है। अब देखिए, अगर नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट आपने जानना है या समझना है, तो आप इसको कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, ये आपने समझना पड़ेगा। अगेन देखिए, इसमें भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और वो पता नहीं क्या समझते हैं कि ये रैका पैरामीटर क्या है। तो रैका मीटर एक्चुअली ये एक फिजिसिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे, साइंटिस्ट, उनके नाम पे इसको दिया गया है। तो रैका पैरामीटर को समझने के लिए आप देखिए, इसमें यहां ऐसे समझते हैं। चलिए, ये देखिए, ये आपका एक ये तनाबे सुगानो डायग्राम है। तो तनाबे सुगानो डायग्राम अगर आपको याद है तो देखिए, इसमें बी का एक पैरामीटर आता है ना, ये बी यहां पर लिखा हुआ है, बी डैश और बी डैश। ओके, तो ये रेखा पैरामीटर ही तो है। अब देखिए, D3 अगर सिस्टम है तो आपको पता है, मैंने ऑर्गल डायग्राम में भी आपको बताया है कि D3 सिस्टम के लिए, ओके, हाई स्पिन D3 सिस्टम आपका अगर है तो उसमें बहुत आराम से, हाई स्पिन तो क्या वो D3 है, तो फिर आपका ऑक्टाहेड्रल में वो 3 अनपेड ही रहेंगे। तो उसके लिए जो टर्म आता है, ग्राउंड स्टेट टर्म आता है, वो कितना आता है, 4f आता है। लेकिन ये 4f जो है क्रिस्टल फील्ड में ये स्प्लिट कर जाता है। तो स्प्लिटिंग कैसे कर रहा है, देखिए 4f, ये मैंने देखिए आपको बताया है ऑर्गल डायग्राम में, वहां से आप देख लीजिए। 4f एक तो 4a2 में टूटता है, ये वाला टर्म आ गया। एक ये टूटता है 4t2 में, और एक ये टूटता है 4t1 में। तो तीन इसके लिए हैं, 4t1, 4t2 और 4a2। तो ये तो ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए है, बाकी तनाबे सुगानों में सारे ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबके लिए है। अब देखिए क्या है कि ये तो एनर्जी का प्लॉट है ना, ऊपर कोई ई लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बी रेखा पैरामीटर इंक्लूड किया है। तो रेखा पैरामीटर क्या बता रहा है, देखिए कि ये जो टर्म स्प्लिट हुए हैं ना, इनके बीच में जो डिफरेंस, ये इनके बीच में डिफरेंस आ गया, या इन दोनों के बीच में, राइट, जैसे 4t2 या 4a2 के बीच में डिफरेंस आ गया, या 4t1 4t2 के बीच में, या 4t1 4a2 के बीच में, ये जो एनर्जी डिफरेंस आता है, ये जो लाइन ऐसे बेंड कर जाती है, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ही बेंड कर जाती है। तो अगर आपको पता करना है कि भाई ये बी कितना है, तो फिर ये रिपल्शन कितना है, तो इसके लिए बी आपने डिटरमाइन करना पड़ता है। और ये बी जो है आपका, ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स से डिटरमाइन किया जाता है। तो आपने इसको डिटरमाइन नहीं करना, बस आपने इतना समझना है कि ये डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वैल्यू को आपको देता है, और तनाबे सुगानों में हम इसको इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि स्प्लिटेड टर्म्स जो है, इनका एनर्जी डिफरेंस ये होता ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। भाई इतनी बात आप समझ जाइए। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आपको यहां पर ये एक्सप्लेन किया है, वही यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है। अगर आप इसको देखें, इन तनाबे सुगानो डायग्राम टर्म्स ऑफ द सेम ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन हैविंग द डिफरेंट एनर्जीज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यही तो मैंने बताया अभी आपको। और दूसरा, द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विच कॉजेज द बेंडिंग ऑफ द लाइंस, का मतलब जो अलग अलग लाइंस जा रही हैं। ठीक है, ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये रेखा पैरामीटर्स एबीसी के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो 3 रेखा पैरामीटर होते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैट्रिसेस बनाई जाती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होती है, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन इंटीग्रल्स का किया जाता है। वो बिल्कुल आपका मैथमेटिकल पोर्शन है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बस आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन स्टडी करना है, तो आपने सिर्फ पैरामीटर बी पे फोकस करना है। ए की आपको जरूरत नहीं है, और सी की भी आपको जरूरत नहीं है। हालांकि इनकी एम्पिरिकल वैल्यूज को रिलेट करके किताबों में बताया गया है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। बस आप इतना समझिए कि जो बी है, ये सिर्फ डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है, ये उसको बताता है। ए जो है, टोटल जितना रिपल्शन है, ये उसको बताता है। ठीक है, सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, उतना ज्यादा मैंने डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं समझी इसको। तो बी, आप बी पे फोकस कर लें। ठीक है, तो ये जो एबीसी है, ये एम्पिरिकल क्वांटिटीज है, और इनको आप गैस फेज एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बी आपको क्या बता रहा है, डी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बता रहा है। ठीक है, एंड दिस बी एक्चुअली इज सफिशिएंट टू इवेलुएट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल सकता है कि मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। तो सेम मल्टीप्लिसिटी के मतलब देखिए, दोबारा से तनाबे सुगानो डायग्राम में आ जाते हैं भाई। ये देखिए, 4 मल्टीप्लिसिटी यहां पर भी है, 4 मल्टीप्लिसिटी यहां पर भी है, और 4 मल्टीप्लिसिटी यहां पर भी है। तो सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, उनकी बात बी करता है। ठीक है, रेखा पैरामीटर बी करता है। और आपको पता है कि ट्रांजिशंस, आप जो आपके स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है, वो सेम मल्टीप्लिसिटी में ही तो होते हैं, इसलिए हम उन पर ज्यादा फोकस करते हैं। इतना ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इतना समझ गए आप, सफिशिएंट टू इवेल्युएट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी। तो ये तो रही रेखा पैरामीटर की बात, क्लियर है।
अब इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, नेफेलोजैक्टिक रेशियो। अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है। जो नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट मैंने आपको समझाया पीछे, एक्सपेंशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ठीक है, और कोवेलेंट करेक्टर आ रहा, वो तो नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट है। लेकिन ये जो है ये नेफेलोजैक्टिक रेशियो है, और दोनों अलग अलग चीज हैं। ये नेफेलोजैक्टिक रेशियो बीटा जिसको मैं कह रहा हूं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्ट के। अगर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इफेक्ट ज्यादा का मतलब क्या है कि रिपल्शन कम होना। रिपल्शन कम कब होगा? जब क्लाउड का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा। तो जब क्लाउड का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, रिपल्शन बहुत कम है, तब ये बीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, याद रखना आप, ठीक है। तो इस बीटा को, रेशियो को निकालते कैसे हैं? बी डैश बाई बी। बी डैश क्या है? ये रैका पैरामीटर है कॉम्प्लेक्स के लिए, और रैका पैरामीटर क्या है? ये क्या है? डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाई द डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द मेटल। यही तो रेशियो है आपका, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि रिपल्शन कम हो जाता है। तो रिपल्शन अगर कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये जो बी है इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू भी तो कम होगी, और ये वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है। तो इसी हिसाब से जो नेफेलोजैक्टिक रेशियो है वैसे भी इसकी वैल्यू हमेशा जो है 1 से कम आती है। वो इसलिए कम आती है क्योंकि ये आपका कॉम्प्लेक्स बनने पे ये कम हो जाता है आपका। ये आप इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखेंगे। अब एक रिलेशन यहां से देख लीजिए, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। जब नेफेलोजैक्टिक रेशियो बीटा कम होगा तो इफेक्ट ज्यादा होगा, और जब नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट ज्यादा होगा तो आपको पता है कि कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो जाएगा ना, ये ऑर्बिटल पेनिट्रेट करके लिगेंड में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंशन ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, डीलोकलाइजेशन ज्यादा, नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट ज्यादा, ये सब तो एक साथ चलते हैं, लेकिन नेफेलोजैक्टिक रेशियो इनका उल्टा चलता है। तो ये डिफरेंस आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ओके। अब देखिए ये यहां से देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बीटा। तो नेफेलोजैक्टिक रेशियो को जो अफेक्ट कर रहे हैं उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये रेशियो की बात करेंगे, यहां पे मैं इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये रेशियो है। और यहीं पे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो इफेक्ट और रेशियो को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन वो अलग अलग है। अब देखिए क्या है, अगर ये नेफेलोजैक्टिक रेशियो कम हो रहा है तो बीटा डैश की वैल्यू भी तो कम होगी। बीटा डैश क्या है? रैका पैरामीटर ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब डी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन द कॉम्प्लेक्स। तो इसका कम होने का मतलब ये भी कम होना ना, तो ये रिपल्शन कम हो गया। अब अगर रिपल्शन कम होगा तो क्लाउड एक्सपेंशन तो ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, मैंने बताया कि रिपल्शन कम तो क्लाउड एक्सपेंशन ज्यादा। इसका मतलब क्या है? ओवरलैपिंग डीलोकलाइजेशन ज्यादा इस केस में, ठीक है। तो ये आप जरूर समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें। तो अब ये नेफेलोजैक्टिक सीरीज देखिए जो किताबों में आपको दी है, ये एक्चुअली फजांस रूल के अकॉर्डिंग दी गई है। तो मैंने फजांस रूल पे एक लेक्चर बनाया हुआ है, एक्सटेंसिव लेक्चर है पोलराइजेशन पे, उसको आप देख लें। आप टाइप करें यूट्यूब में फजांस रूल्स बाय टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस, तो आपको ये मिल जाएगा, वहां से पढ़ लीजिए। ये उसी पे बेस्ड है, अगर आपने नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्या है। अब देखिए ये जो फ्लोरीन है, ये आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे मूव करें तो लेफ्ट में आता है ना ये, तो इसका साइज काफी छोटा है फ्लोराइड का, राइट। साइज छोटा है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका बहुत ज्यादा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को ये स्ट्रांगली हेल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इनको आपका पोलराइज नहीं किया जा सकता, इनकी पोलराइजेबिलिटी काफी कम है, ठीक है। तो ये पोलराइज ज्यादा नहीं होंगे, और अगर ये पोलराइज ज्यादा नहीं होंगे तो ये मेटल के साथ फिर मिक्स कैसे होंगे? नहीं होंगे। मेटल के साथ मिक्स नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट इसके लिए कम होगा, लेकिन नेफेलोजैक्टिक रेशियो इसके लिए सबसे ज्यादा होगा। समझ गए आप? तो यहां पे देखिए फ्लोराइड के लिए जो नेफेलोजैक्टिक आपका रेशियो है वो तो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, लेकिन नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया, इनवर्स है आपका, ठीक। और अगर नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट कम है तो क्लाउड एक्सपेंशन भी नहीं होगा, ठीक। क्लाउड एक्सपेंशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन भी नहीं होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा तो कोवेलेंट करेक्टर भी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई एक मेटल ले लें, कोई भी एक मेटल ले लें, और उस मेटल का कॉम्प्लेक्स बना दें F नेगेटिव के साथ और बना दें अमोनिया के साथ, तो यहां पे आपका जो है नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट तो ज्यादा होगा लेकिन रेशियो कम होगा। यहां पे इफेक्ट कम होगा लेकिन रेशियो ज्यादा होगा,
ठीक है भाई, ये तो आप ऐसे समझ लीजिए। अब मैं इसके एक्सट्रीम एंड पे अगर आ जाऊं तो यहाँ पे आयोडाइड है। अब आयोडाइड का साइज तो देखिए काफी बड़ा है, ये इजीली पोलराइजेबल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा है तो इजीली पोलराइजेबल है। अगर ये बहुत आसानी से पोलराइजेबल है तो ये कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में ज्यादा टेंडेंसी रखेगा। कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है, देखिए एचएफ मोस्टली अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड देखें तो आयनिक होता है, लेकिन एचआई जो आपका होता है वो कोवेलेंट होता है, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट करेक्टर लेना चाहता है, कोवेलेंट बनाना चाहता है, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर ये बनाना चाह रहा है तो इसका मतलब इसके लिए नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर इफेक्ट ज्यादा है तो नेफेलोजैक्टिक रेशियो कम होगा। तो यहां पे देखिए इसका उल्टा यहां चलेगा कि जो आपका रेशियो है वो सबसे कम है लेकिन इफेक्ट सबसे ज्यादा है, क्लाउड एक्सपेंशन भी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन भी सबसे ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर भी सबसे ज्यादा। तो ऐसे समझ लीजिए। अब अगर आप इसको ऐसे ट्रेवल करें, ऐसे करके इधर की तरफ को मूव करवाएं तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से आसानी से समझा जा सकता है। तो जब आप इधर की तरफ को मूव कर रहे हैं तो आपका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि कोई ये निकली है, ठीक है, और उनने सबके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है कोई, तो उसमें आपने नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट बताना है तो यहां पे सबसे कम होगा, यहां पे सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए जब आप मूव कर रहे हैं ऐसे तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है तो क्लाउड एक्सपेंशन भी बढ़ रहा है, ठीक। क्लाउड एक्सपेंशन बढ़ रहा है तो जो आपका नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट है वो भी बढ़ रहा है, डीलोकेलाइजेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन नेफेलोजैक्टिक रेशियो कम हो रहा है, तो इधर की तरफ को कम हो रहा है। देखिए तो भाई ये चीज आपने समझनी है, एक बार ये समझ गए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर आप समझ सकते हैं, देखिए कि जो आपका है नेफेलोजैक्टिक रेशियो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि फजाल्स रूल आपने पढ़ा है, अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आसानी से किसी को भी पोलराइज कर सकता है, किसी लिगेंड को बहुत इजीली पोलराइज करेगा क्योंकि साइज इसका काफी छोटा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो अगर ये किसी को इजीली पोलराइज कर लेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये आराम से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके लिए नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और अगर इसके लिए नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो रेशियो इसके लिए सबसे कम होगा। इसका उल्टा एक्सप्लेनेशन आप यहां दे देंगे। तो जैसे ही आप न्यूट्रल मेटल एटम से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो देखिए कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होता जाता है। अब देखिए फॉर अ गिवन लिगेंड, देखिए ये तो ऊपर वाली सीरीज तो इंडिपेंडेंट थी किसी मेटल के, किसी भी मेटल को कॉम्प्लेक्स करके बना के चेक कर लीजिए, लेकिन यहां पे अगर लिगेंड को फिक्स रखें, एक लिगेंड फिक्स रखें और मेटल को अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में लें और कॉम्प्लेक्स एस फॉर्मेशन ऐसे करें, तो जहां पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का वहां पे नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा होगा, और नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट अगर सबसे ज्यादा है तो क्लाउड एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होगा और कोवेलेंट करेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा, लेकिन नेफेलोजैक्टिक रेशियो सबसे कम होगा। ये आपने डिफरेंस समझना है, ठीक है। और कभी अगर ऐसा हो जाए कि बी डैश और बी की वैल्यू बराबर हो जाए, बी डैश और बी क्या है देखिए यहां पे, देखिए आप ना, ये रेखा पैरामीटर कॉम्प्लेक्स का और ये फ्री मेटल का है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये अगर ये दोनों बराबर हो गए, ठीक, इनका बराबर होने का मतलब है रेशियो की वैल्यू 1 आ जाएगी, और रेशियो की वैल्यू जब 1 आ जाएगी तो फिर इस केस में कोवेलेंट करेक्टर नहीं होगा आपके कॉम्प्लेक्स में, 100% आयनिक आएगा। लेकिन आपको पता है कि 100% तो कुछ होता नहीं है, 100% आयनिक तो आएगा नहीं, ठीक। तो इसी के बेस पे कुछ किताबों में लिगेंड्स की नेफेलोजैक्टिक सीरीज के अलावा मेटल की भी नेफेलोजैक्टिक सीरीज दी गई है, और वो सीरीज ऐसे आपको दे रखी है, ठीक है भाई, वो सीरीज ऐसे दे रखी है। तो जहां पे चार्ज बहुत ज्यादा है जैसा हमने ऊपर बताया, वहां पे नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन रेशियो इसमें कम होगा आपका। हालांकि ये सीरीज कैसे बनी है इसके बारे में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट से मैं आइडिया लगा रहा हूं, और साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट भी कुछ ना कुछ यहां पे आ रहा होगा। लेकिन ये रीनियम 4 पॉजिटिव जो है दिक्कत कर रहा है कि ये यहां कैसे आया। तो आप चाहें तो इसको ऐसे याद कर ले, और अगर याद नहीं भी करना चाहते हैं तो बस आप सीधे ये सीरीज कैसे एक्सप्लेन कर रही है ये बताएं, ठीक है। और इस पे बेस आप देख लीजिए, कोई किताब अगर आप देखें श्रीवर एटकिंस में देख लीजिए या हाउसक्राफ्ट में देख लीजिए। वैसे वहीदुल मलिक में एक न्यूमेरिकल इसके लिए दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल भी क्या दिया है, वो सिंपल सी चीज है, सेंटीमीटर इनवर्स में न्यू की वैल्यूज इनके लिए दे रखी हैं, इसके लिए भी दे रखी है और इसके लिए भी दे रखी है, तो रेशियो निकालना है। तो ये दो पता है तो ये निकल जाएगा, ये दो पता है तो ये निकल जाएगा। तो न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 3 ट्रांजिशंस होंगे आपके ना बेसिकली, अगर आप D3 सिस्टम भी लेते हैं ना, देखिए यहाँ पे
तो ये तनाबे सुगानो में देखिए 3 ट्रांजिशन होंगे ना, एक 4A2 से 4T2 तक होगा, एक 4A2 से 4T1 होगा। तो न्यू 1 न्यू 2 इस तरीके से ट्रांजिशंस आपको दिए होंगे ना, तो वहां से वैल्यूज ऐसी निकल के आती है, सेंटीमीटर इनवर्स में इसको दिया रहता है। तो इतना आसान है ये नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट और नेफेलोजैक्टिक रेशियो, लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं कि पता नहीं ये क्या बला है, किस तरीके से क्या दिया हुआ है। इतना भी अगर आप नेफेलोजैक्टिक इफेक्ट को ध्यान में रखेंगे तो मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है, आपको एग्जामिनेशन में इससे हेल्प हो सकती है। तो इतना ही बस मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहता था, ये एक्सक्लूसिवली हिंदी में मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस को, और वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू वेरी मच।